नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। पिछली क्लास में कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका की संरचना में कोशिका भित्ति के बारे में, क्योंकि पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होता है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कोशिका भित्ति होती क्या है, किसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाने वाला सबसे बाहरी मर्त कठोर सुरक्षात्मक आवरण ही कोशिका भित्ति कहलाता है। तो कोशिका भित्ति किसे कहेंगे? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी मर्त कठोर सुरक्षात्मक आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति कोशिका के सबसे बाहर पाई जा रही है, तो ये कोशिका को एक निश्चित आकृति तथा आकार प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ये कोशिका भित्ति किन किन में पाई जाती है, यानी इसकी उपस्थिति देखे, इसका वितरण देखे तो कोशिका भित्ति किन किन सजीवों में पाई जाएगी। ये एक तो पादपों में पाई जाएगी, साथ ही जीवाणुओं में पाई जाएगी, इसके अलावा कुछ शैवालों में, साथ ही कवकों में आदि में पाई जाती है। अब कोशिका भित्ति के संगठन की बात करते हैं, यानी इन सभी सजीवों में इस कोशिका भित्ति का संगठन अलग अलग प्रकार का होता है। तो विभिन्न सजीवों में सेल वॉल का संगठन। सबसे पहले बात करता है पादप कोशिका की, यानी पादपों में ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोज तथा पेक्टिन की। तो सेलुलोज तथा पेक्टिन से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है पादपों में। नेक्स्ट बात करता है कवक में। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, और ये जो काइटिन होता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाणुओं में, क्योंकि जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जीवाणुओं की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। पेप्टिडोग्लाइकेन की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन शैवालों की, यानी शैवालों में भी सेल वॉल पाई जाती है, और तो शैवालों की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी? ये बनती है सेलुलोज, गैलेक्टेन तथा मेनोज की। इसके अलावा जो आद्य जीवाणु होता है, आर्की बैक्टीरिया होता है, उन आर्की बैक्टीरियाओं में भी सेल वॉल पाई जाती है, और आर्की बैक्टीरियाओं की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी? यानी आद्य जीवाणुओं की सेल वॉल का संगठन। तो आद्य जीवाणुओं की सेल वॉल एक तो बोल सकते हैं प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, इसके अलावा बोल सकते हैं नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड, नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड, या इसे बोल सकते हैं स्यूडोम्यूरिन। स्यूडोम्यूरिन। तो आद्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड या स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। इसके अलावा जो डायटम्स होता है, इन डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल
सेलुलोज तथा सिलिका की बनी होती है। तो सेलुलोज तथा सिलिका इनकी बनी हुई सेल वॉल डायटम्स में पाई जाती है। अब बात करते हैं जंतु कोशिकाओं की। तो जंतु कोशिकाओं का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति ना होकर कोशिका झिल्ली होता है। तो जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक जीव है और इस माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। ये बात हो गई विभिन्न सजीवों में कोशिका भित्ति के संगठन की, यानी पादपों की जो कोशिका भित्ति होगी वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेन तथा मैनोज की बनी होगी, आद्य जीवाणुओं की प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड या स्यूडोम्यूरिन की बनी होगी, डायटम्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा सिलिका की बनी होगी। फिर बात करते हैं जंतु तथा माइकोप्लाज्मा, इन दोनों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना की। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति सामान्यतया 4 परतों से मिलकर बनी होती है। यानी सबसे पहले देखते हैं कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना। कोशिका भित्ति 4 परतों से मिलकर बनी होती है। और ये 4 परतें कौन कौन सी होती है? 1 नंबर मध्य पटलिका, मिडल लेमिला, इसके अलावा 2 नंबर कौन सी है? प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वाल। तीसरी परत द्वितीयक भित्ति, द्वितीयक भित्ति के अलावा तृतीयक भित्ति। तो ये 4 परतें आपस में मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। अब सबसे पहले देखते हैं मध्य पटलिका के बारे में। अब ये जो मध्य पटलिका होती है, ये कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण होती है। यानी कोशिका भित्ति का सबसे बाहरी आवरण कौन सी परत होगी? मध्य पटलिका, मिडल लेमिला। तो सबसे बाहरी परत मध्य पटलिका होगी। इसके अलावा जो पास पास स्थित पादप कोशिकाएं होती है, उन 2 पास पास स्थित पादप कोशिकाओं की ये साझा परत होती है। यानी ये जो मध्य पटलिका होती है, ये 2 सेल्स की साझा परत होती है, कॉमन लेयर होती है। और ये जो मध्य पटलिका होती है, ये 2 कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। यानी 2 पास पास स्थित पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती है, उन दोनों की सेल वॉल के बीच में एक परत पाई जाती है, उसी परत को बोला जाता है मध्य पटलिका। यानी ये क्या करती है? 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, आपस में जोड़ती है। इसी कारण इस परत को कनेक्टिंग लेयर, कनेक्टिंग लेयर या बाइंडिंग लेयर या सीमेंट लेयर भी बोला जाता है। कनेक्टिंग लेयर क्योंकि 2 सेल वॉल को ये आपस में जोड़ रही है। सीमेंट किस प्रकार का काम करती है? 2 चीजों का आपस में जोड़ने का काम करती है। इसी प्रकार से
ये जो मध्य पटलिका होती है ये भी दो पास पास स्थित सेल वॉल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसी कारण से कनेक्टिंग लेयर, बाइंडिंग लेयर या सीमेंट लेयर भी बोला जाता है। अब बात करते हैं ये जो मध्य पटलिका होती है ये किसकी बनी होगी, तो मध्य पटलिका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके संगठन से ही पूछा जाता है। तो कोशिका भित्ति की ये जो मध्य पटलिका परत होगी वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट। मध्य पटलिका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। अब ये जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट है इसे को पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से घोला जा सकता है। पेक्टिनेज एंजाइम से घुल जाती है। जब ये परत घुल जाती है तो दो पास पास स्थित पादप कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान यानी अंतराकोशिकीय स्थानों का निर्माण हो जाता है। साथ ही जो पके हुए फल होता है उन फलों की जो सेल वॉल की जो मिडल लेमिला परत होती है वो भी घुल जाती है। इसी कारण पके हुए फल थोड़े मुलायम हो जाता है। तो ये बात हो गई मध्य पटलिका की, यानी ये कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। ये दो कोशिकाओं की साझा परत होती है और ये दो कोशिका भित्तियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसी कारण से कनेक्टिंग, बाइंडिंग या सीमेंट लेयर बोलता है। साथ ही ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है और इस परत को पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से घोला जा सकता है। और जब ये नष्ट हो जाती है तो दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान बन जाते हैं जिन्हें इंटरसेलुलर स्पेस कहता है। साथ ही जो पके हुए फल होता है उन पके हुए फलों का मुलायम होने का कारण भी यही होती है। जब ये घुल जाती है तो वो पके हुए फल मुलायम हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक भित्ति की, प्राइमरी वॉल की। ये जो प्राइमरी वॉल होती है ये प्राइमरी वॉल इस मध्य पटलिका के नीचे पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, मध्य पटलिका के नीचे स्थित होती है। इसके अलावा ये जो प्राथमिक भित्ति होती है ये एक पृथकृत पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होगी। तो पृथकृत प्लांट सेल की सबसे बाहरी परत। साथ ही ये जो प्राथमिक भित्ति होती है ये पतली, कोमल व पारगम्य परत होती है। ये जो प्राथमिक भित्ति होती है सभी प्रकार की पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी बात करें जो विभज्योतकी कोशिकाएं होती है, विभज्योतकी कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जिनमें जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता पाई जाए और वो हमेशा विभाजित होती रहती है। तो उन विभज्योतकी कोशिकाओं में केवल ये प्राथमिक भित्ति ही पाई जाती है। प्राथमिक भित्ति के अलावा ये जो द्वितीयक भित्ति है वो उन विभज्योतकी कोशिकाओं में अनुपस्थित होगी, क्योंकि वो नई नई कोशिकाएं बनती है और जब कोशिका परिपक्व हो जाती है इसके बाद में फिर प्राथमिक भित्ति के नीचे की ओर द्वितीयक भित्ति का निर्माण होता है। तो जो विभज्योतकी कोशिकाएं होती है उनमें केवल ये प्राथमिक भित्ति ही पाई जाती है। अब ये जो प्राथमिक भित्ति होती है ये एक तो सेलुलोस, इसके अलावा हेमीसेलुलोस, इसके अलावा पेक्टिन की बनी होगी। तो प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होगी? सेलुलोस, हेमीसेलुलोस तथा पेक्टिन की बनी होगी। और ये एक पृथकृत पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत, साथ ही ये पतली परत होती है, कोमल होती है और पारगम्य परत होती है। साथ ही ये सेलुलोस, हेमीसेलुलोस तथा पेक्टिन से बनी होती है। अब जो पास पास स्थित पादप कोशिकाएं होती है उनके बीच में विशेष प्रकार के अंतरकोशिकीय संबंध पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है।
तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये इसी प्राथमिक भित्ति में पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा इसी परत में उपस्थित होता है। तो प्राथमिक भित्ति और मध्य पटलिका हो गई। अब ये जो प्राथमिक भित्ति है इसके नीचे की ओर जो परत पाई जाती है उस परत को कहता है द्वितीयक भित्ति, या बोल सकता है सेकेंडरी वॉल। ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये इस प्राथमिक भित्ति के नीचे स्थित होती है। तो प्राथमिक भित्ति के नीचे स्थित होगी ये। इसके अलावा ये मोटी परत होगी, इसके अलावा दृढ़ परत होती है। यानी जो प्राथमिक भित्ति होती है वो पतली, कोमल और पारगम्य परत होती है, और जो ये सेकेंडरी वॉल होती है ये मोटी परत होगी, साथ ही ये दृढ़ परत होती है, और ये पुनः 3 परतों में बटी हुई होती है। एक तो S1 परत, एक S2 परत और एक S3 परत। अब इनमें से ये जो S1 परत होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, जो S2 परत होती है ये पेक्टिन की बनी होती है, और ये सबसे मोटी परत होती है, सबसे मोटी परत। जो S3 परत होती है ये भी सेलुलोज की बनी होती है। तो ये पुनः 3 परतों में बटी होती है, S1 सेलुलोज की बनी, S2 पेक्टिन की बनी, और इन तीनों में से ये सबसे मोटी होती है, S3 सेलुलोज की बनी होती है। तो ये हो गई द्वितीयक भित्ति। ये जो द्वितीयक भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति की सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति का स्तूलन करने वाले पदार्थ होता है उनका जमाव भी द्वितीयक भित्ति पर ही होता है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति के ऊपर जमने वाले पदार्थ होता है उनका निर्माण कोशिका भित्ति के अंदर जो घिरे हुए कोशिकांग होता है उन्हीं में होता है, और उन कोशिकांगों में जो स्तूलन पदार्थ बनेंगे वो सबसे अंदर वाली परत पर ही जमेंगे। तो स्तूलन पदार्थों का जमाव भी द्वितीयक भित्ति पर ही होता है। स्तूलन पदार्थों का जमाव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका भित्ति को मोटा करने वाले पदार्थों का जमाव यानी स्तूलन पदार्थों का जमाव कोशिका भित्ति की कौन सी परत पर होता है। तो सबसे अंदर की ओर जो परत स्थित होगी उसी पर होगा, और सबसे अंदर की ओर कौन सी परत पाई जाती है, द्वितीयक भित्ति, सेकेंडरी वॉल। अब बात करते हैं तृतीयक भित्ति की, टर्सरी वॉल की। टर्सरी वॉल, अब ये जो टर्सरी वॉल होती है ये सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये केवल अनावर्त बीजी पौधों में ही पाई जाती है, यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधों की जाइलम की वाहिनिकाओं में ही पाई जाती है। ट्रेकिड्स में पाई जाएगी। तृतीयक भित्ति सभी पौधों में नहीं पाई जाएगी, ये केवल अनावर्त बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म पौधों के जाइलम की वाहिनिकाओं में ही पाई जाती है। साथ ही ये किसकी बनी होगी, ये एक तो जाइलेन और एक सेलुलोस, इन पदार्थों की बनी होती है। तो याद रखना है कोशिका भित्ति को 4 परतों में बांटा जाता है। सबसे बाहरी परत कौन सी हो गई, मध्य पटलिका। ये 2 पास पास स्थित पादप कोशिकाओं की साझा परत होती है। यानी बात करें पृथकृत एक अलग थलग जो पादप कोशिका है उसके चारों ओर कौन सी परत पाई जाएगी, तो उस समय आंसर रहेगा प्राथमिक भित्ति। और जब बहुत सारी कोशिकाएं हो आपस में जुड़ी हुई हो तो उस समय सबसे बाहरी आवरण हो जाता है मध्य पटलिका का। और ये जो मध्य पटलिका होती है इस मध्य पटलिका का निर्माण जब
कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय टीलोफेज अवस्था में इसका निर्माण शुरू हो जाता है। याद रखना ये भी आप लोगों को। अब ये जो प्राथमिक भित्ति है, इसके नीचे की ओर जो भित्ति पाई जाती है उसे द्वितीयक भित्ति कहता है, और ये मोटी और दृढ़ परत होती है, पुनः 3 परतों में बटी होती है, S1, S2, S3। S1 सेलुलोज की बनी होगी, S2 पेक्टिन की बनी होगी और ये सबसे मोटी परत होती है, S3 सेलुलोज की बनी होगी और ये पादप कोशिका की सबसे आंतरिक परत होती है। साथ ही स्थूलन पदार्थों का जमाव भी द्वितीयक भित्ति पर ही होता है। फिर तृतीयक भित्ति सभी पौधों में नहीं पाई जाएगी, ये केवल अनावर्ती पौधों के जाइलम की वाहिनिकाओं में पाई जाएगी और ये जाइलेन तथा सेलुलोज की बनी होगी। यानी इसके डायग्राम की बात करें तो एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देख लेता है। ये हो गई मध्य पटलिका, किसकी बनी होगी? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होगी। ये इसके नीचे की ओर कौन सी परत पाई जाएगी? प्राथमिक भित्ति। तो ये प्राथमिक भित्ति हो गई। अब प्राथमिक भित्ति के नीचे की ओर कौन सी परत पाई जाएगी? द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति पुनः 3 परतों में बटी होती है। ये तो S1 हो गई, ये S2 हो गई जो थोड़ी मोटी होती है, और ये S3 परत हो गई। ये सबसे बाहर की ओर मध्य पटलिका, इसके नीचे की ओर प्राथमिक भित्ति, और प्राथमिक भित्ति के नीचे की ओर कौन सी पाई जा रही है? द्वितीयक भित्ति। और द्वितीयक भित्ति भी पुनः 3 परतों में बटी हुई है, S1, S2 और S3। ये कौन सी हो गई? द्वितीयक भित्ति। जिम्नोस्पर्म में एक एक्स्ट्रा परत और पाई जाती है जिसे तृतीयक भित्ति कहता है। इसी प्रकार से 2 पास पादप कोशिकाएं पाई जाएगी तो ऊपर की ओर भी इसी प्रकार की संरचना पाई जाएगी। यानी ये प्राथमिक भित्ति हो जाएगी। प्राथमिक भित्ति से नीचे की ओर S1, उसके नीचे S2 और उसके नीचे S3 परत हो जाएगी। यानी ये प्राथमिक भित्ति, ये S1, ये S2 और ये S3 परत होगी, और ये प्राथमिक भित्ति। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है कोशिका भित्ति की। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थूलन पदार्थों का जमाव कौन सी परत पर होगा? जो सबसे अंदर स्थित होगी। तो सबसे अंदर ये मध्य पटलिका नहीं होती, ये मध्य पटलिका तो सबसे बाहर की ओर स्थित होती है। मध्य पटलिका 2 सेलवास की साझा परत होती है। यानी पृथकृत पादप कोशिका की बात करें, पृथक कब होगी पादप कोशिकाएं? जब ये मध्य पटलिका घुल जाएगी। तो इसके घुलने के बाद में जो पादप कोशिका होगी उसकी सबसे बाहर की परत कौन सी होगी? प्राथमिक भित्ति, और उसके नीचे की ओर द्वितीयक भित्ति, और इसी द्वितीयक भित्ति पर फिर स्थूलन पदार्थों का जमा होता है। तो ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है कोशिका भित्ति की। अब बात करता है कोशिका भित्ति की सूक्ष्म संरचना की। यानी पहले पढ़ लिया कोशिका भित्ति की सामान्य संरचना के बारे में कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से 4 परतों की बनी होती है, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। अब कोशिका भित्ति की ये जो प्रत्येक परत होती है इसकी संरचना देखें तो कोशिका भित्ति की प्रत्येक भित्ति या परत 2 भागों की बनी होती है, और वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक आधात्री होता है, इसे नॉन सेलुलोसिक मैट्रिक्स भी बोला जाता है। नॉन सेलुलोसिक मैट्रिक्स ये अर्ध तरल भाग होता है कोशिका भित्ति का, और ये सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता, इसलिए ये नॉन सेलुलोसिक मैट्रिक्स होता है। अर्ध तरल भाग होता है कोशिका भित्ति का।
साथ ही इसमें सेलुलोज के बने हुए रेशे पाए जाते हैं। इनके अलावा आधात्री में जल पाया जाता है, जल के कारण ये अर्ध तरल होता है, और जल के अलावा हेमीसेलुलोज पाया जाता है। और ये जो हेमीसेलुलोज होता है ये इन सेलुलोज के रेशों को बांधने का काम करता है। तो हेमीसेलुलोज का कार्य क्या हो गया? सेलुलोज के रेशों को बांधता है। इस हेमीसेलुलोज के अलावा इस आधात्री में पेक्टिन भी पाया जाता है, और ये जो पेक्टिन होता है ये एक फिल्टर पदार्थ की तरह कार्य करता है, फिल्टर पदार्थ की तरह कार्य करता है। साथ ही ये अंतःचूषण की क्रिया दर्शाता है। अंतःचूषण की क्रिया के कारण ही लकड़ी जल को सोखकर फूल जाती है। यानी अंतःचूषण किसे कहेंगे? लकड़ी के द्वारा जल को सोखना ही अंतःचूषण कहलाता है, इम्बिबेशन कहलाता है। इसी कारण बरसात के दिनों में जो लकड़ी के बने हुए दरवाजे और खिड़कियां होती है वो फूल कर थोड़ी मोटी हो जाती है, जिससे उनको बंद करने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, क्योंकि वो लकड़ी पानी सोख लेती है और थोड़ी फूल जाती है। तो लकड़ी के द्वारा पानी सोखना ही अंतःचूषण कहलाता है, और ये अंतःचूषण की क्रिया इस पेक्टिन के कारण ही होती है। और ये पेक्टिन किस में पाया जा रहा है? कोशिका भित्ति में पाया जा रहा है, कोशिका भित्ति के आधात्री पार्ट में पाया जा रहा है। इसके अलावा इस आधात्री में लिपिड भी पाया जाता है, और ये जो लिपिड होता है ये हाइड्रोफोबिक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन ये एक्सपेंशन प्रोटीन की तरह कार्य करता है। तो कोशिका भित्ति की सूक्ष्म संरचना देखें तो कोशिका भित्ति की प्रत्येक परत मुख्य रूप से दो भागों की बनी होती है। पहला भाग होता है आधात्री मैट्रिक्स, नॉन सेलुलोसिक आधात्री, और ये अर्ध तरल भाग होता है कोशिका भित्ति का। इसमें सेलुलोज के बने हुए रेशे पड़े रहता है, साथ ही इसमें जल पाया जाता है और हेमीसेलुलोज पाया जाता है। और ये हेमीसेलुलोज इन सेलुलोज के रेशों को बांधने का कार्य करता है। और एक पेक्टिन पाया जाता है, ये पेक्टिन फिल्टर पदार्थ की तरह कार्य करता है, साथ ही ये अंतःचूषण की क्रिया दर्शाता है। और ये जो पेक्टिन होता है ये मध्य पटलिका का मुख्य घटक होता है। इसके अलावा लिपिड पाया जाता है जो हाइड्रोफोबिक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। ग्लाइकोप्रोटीन एक्सपेंशन प्रोटीन की तरह कार्य करता है। अब कोशिका भित्ति की सूक्ष्म संरचना का जो दूसरा भाग होता है वो होता है फाइब्रिल्स। फाइब्रिल्स यानी तंतुक या रेशक भी बोला जाता है इनको। ये जो फाइब्रिल्स होता है ये सेलुलोज के बने हुए रेशे होता है। सेलुलोज के बने रेशे फाइब्रिल्स या तंतुक या रेशक कहलाता है। इन सेलुलोज के रेशों का निर्माण ग्लूकोज के द्वारा होता है। यानी इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखे, सूक्ष्म संरचना देखे तो ग्लूकोज के 3000 अणु आपस में मिलकर और आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ता है। ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़कर एक सेलुलोज का रेशा बनाता है, यानी एक सेलुलोज का अणु बना रहा है। तो 3000 ग्लूकोज के अणु बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़कर एक सेलुलोज का अणु बना रहा है। अब 100 सेलुलोज के अणु आपस में मिलकर 100 सेलुलोज के अणु आपस में मिलकर एक मिसेल का निर्माण करता है, और फिर 20 मिसेल मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल का निर्माण करता है। माइक्रोफाइब्रिल
250 माइक्रोफाइब्रिल यानी 250 माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल का निर्माण करता है, मैक्रोफाइब्रिल। और फिर ये जो मैक्रोफाइब्रिल होता है ये थोड़े मोटे या गुरुतंतुक होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर कोशिका भित्ति का निर्माण कर देता है। यानी कोशिका भित्ति की सूक्ष्म संरचना के दूसरे पार्ट की बात करें, तंतुक की बात करें, तो ये जो तंतुक होता है ये सेलुलोज के बने हुए रेशे होता है और इन रेशों का निर्माण ग्लूकोज के 3000 अणु आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधों से जुड़कर एक सेलुलोज का अणु बनाते हैं और 100 सेलुलोज के अणु आपस में मिलकर एक मिसेल का निर्माण करता है और 20 मिसेल आपस में मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाता है और 250 माइक्रोफाइब्रिल आपस में मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल बनाता है। अब ये जो मिसेल होता है, इस मिसेल को कोशिका भित्ति की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई बोला जाता है, सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई। तो कोशिका भित्ति की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई किसे कहेंगे? मिसेल को। और इस मिसेल का निर्माण 100 सेलुलोज के अणुओं के आपस में मिलने से हो रहा है। तो ये हो गई कोशिका भित्ति की सूक्ष्म संरचना। अब बात करता है कोशिका भित्ति की उत्पत्ति की। यानी ये जो कोशिका भित्ति होती है, इस कोशिका भित्ति का निर्माण जब केंद्रक विभाजन होता है तो उस समय केंद्रक विभाजन की टीलोफेज अवस्था पाई जाती है। तो उस टीलोफेज अवस्था के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति, सेल वॉल की उत्पत्ति। सेल वॉल की उत्पत्ति किस समय होती है? केंद्रक विभाजन की टीलोफेज अवस्था के समय कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। और इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है फ्रेगमोप्लास्ट से। फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है? यानी एक तो गोल्जी गाय की पुट्टी गाय, गोल्जी गाय की पुट्टी गाय, इसके अलावा अंतःपर्दवी जालिका, साथ ही तर्कुतंतु आपस में मिलकर जो संरचना बनाता है उस संरचना को ही फ्रेगमोप्लास्ट बोला जाता है। और इसी फ्रेगमोप्लास्ट से आगे चलकर कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यानी जब केंद्रक विभाजन की टीलोफेज अवस्था आती है तो उस समय गोल्जिकाय की पुट्टिकाएं कोशिका की मध्य प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाती है। और इसके बाद में इस गोल्जिकाय की पुट्टिकाओं के ऊपर अंतःपर्दवी जालिका और तर्कुतंतु आकर व्यवस्थित हो जाता है। और इसके बाद में इन पुट्टिकाओं के द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव कर दिया जाता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का निर्माण इस गोल्जिकाय की पुट्टिकाओं के द्वारा होगा और फिर उन पदार्थों को इस फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर जमा दिया जाता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका भित्ति की वृद्धि की। यानी कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, किस समय हुआ है? केंद्रक विभाजन की टीलोफेज अवस्था के समय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और फ्रेगमोप्लास्ट से होता है। फ्रेगमोप्लास्ट किसे कहते हैं? गोल्जिकाय की पुट्टिकाएं, अंतःपर्दवी जालिका और तर्कुतंतु आपस में मिलकर जो संरचना बना रहे हैं उसे फ्रेगमोप्लास्ट बोल रहे हैं। अब कोशिका भित्ति बन गई, बनने के बाद में ये धीरे धीरे वृद्धि करती है और बड़ी होती जाती है और मोटी होती जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका भित्ति की वृद्धि, सेल वॉल की वृद्धि। ये जो सेल वॉल होती है ये दो प्रकार से वृद्धि दर्शाती है। एक तो कणाधान वृद्धि, कणाधान वृद्धि। इस कणाधान वृद्धि को स्प्रे पेंट विधि भी बोला जाता है। स्प्रे पेंट, इस विधि में क्या होता है? कोशिका भित्ति पर जमने वाले पदार्थों का कणों के रूप में जमाव होता है।
यानी जो तंतुक और मैट्रिक्स होता है उनके बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले पदार्थ कणों के रूप में आकर जम जाता है, इकट्ठे हो जाता है, जिससे कोशिका भित्ति की वृद्धि होती जाती है। तो इसे स्प्रे पेंट विधि भी बोलते हैं और इसमें पदार्थ कणों के रूप में आकर जम जाता है। दूसरी विधि होती है स्तराधान विधि। स्तराधान विधि, इस विधि में क्या होता है, जो तंतुक होता है उन तंतुकों के ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले पदार्थ परतों के रूप में आकर जमा होते जाते हैं, जिससे कोशिका भित्ति की वृद्धि आसानी से होती जाती है। अब ये जो कणाधान विधि है, इस विधि से प्राथमिक भित्ति व द्वितीयक भित्ति की वृद्धि होती है, जबकि ये जो स्तराधान विधि होती है, इस स्तराधान विधि से केवल द्वितीयक भित्ति की वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करता है कोशिका पर अनेक पदार्थ आकर जम जाता है। यानी एक बार कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो निर्माण होने के बाद में उसके ऊपर अनेक पदार्थ आकर जमने लगता है, जिससे कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। तो अब नेक्स्ट बात करता है कोशिका भित्ति के स्थूलन की। और कोशिका भित्ति के ऊपर लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरीन, सेलुलोस अनेक पदार्थों का जमाव होता है और इन पदार्थों के जमाव के कारण कोशिका भित्ति मोटी होती जाती है। तो सबसे पहले बात करता है लिग्निन के जमाव की। सेल वॉल का स्थूलन, सबसे पहले बात करेंगे लिग्निन के जमाव की। कोशिका भित्ति के ऊपर लिग्निन के जमाव की क्रिया को लिग्निफिकेशन बोलते हैं। लिग्निफिकेशन, और इस लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति दृढ़ व कठोर हो जाती है और इसके जमाव के कारण कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिका भी निष्क्रिय हो जाती है। और इस लिग्निन का जमाव जो दृढ़ोतक कोशिकाएं होती है उनकी सेल वॉल पर, साथ ही जाइलम की वाहिनिका व वाहिका की सेल वॉल पर होता है। वाहिका की सेल वॉल पर। तो लिग्निन के जमाव की क्रिया को लिग्निफिकेशन कहेंगे। लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति थोड़ी मोटी, कठोर, दृढ़ हो जाती है, जिससे जो जीवद्रव्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है और कोशिका निष्क्रिय हो जाती है। और इस लिग्निन का जमाव दृढ़ोतक कोशिकाओं पर, जाइलम की वाहिनिका तथा वाहिका की कोशिका भित्ति पर होता है। साथ ही जब कोशिका भित्ति के ऊपर इस लिग्निन का जमाव होता है तो कुछ स्थान शेष रह जाता है। उन स्थानों पर छोटे छोटे बारीक छिद्र भी रह जाता है। यानी उन छिद्रों पर एक तो ये लिग्निन और एक द्वितीयक भित्ति अनुपस्थित होती है। उन सूक्ष्म छिद्रों को ही गर्त बोला जाता है, पिट्स बोलते हैं उन छिद्रों को, गर्त। तो गर्त किसे कहेंगे? गर्त का निर्माण कैसे हो रहा है? लिग्निन के जमाव के कारण। लिग्निन का जमाव रेगुलरली होता है, परंतु कुछ स्थान शेष रह जाता है, उन स्थानों पर बारीक छिद्र रह जाता है और उन छिद्रों वाले स्थानों पर इस लिग्निन का जमाव भी नहीं हो पाता है, साथ ही द्वितीयक भित्ति भी अनुपस्थित होती है। क्योंकि जितने भी ये स्थूलन पदार्थ होता है ये किसके ऊपर आकर जमता है? ये द्वितीयक भित्ति के ऊपर ही आकर जमता है, जिससे कोशिका भित्ति मोटी होती जाती है। तो गर्त वाले स्थान पर एक तो लिग्निन का जमाव नहीं होगा, साथ ही इस स्थान पर द्वितीयक भित्ति भी अनुपस्थित होगी, जिससे सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं कोशिका भित्ति पर और उन सूक्ष्म छिद्रों को ही
गर्त बोला जाता है। अब गर्त की संरचना देखें तो गर्त की संरचना में दो भाग पाए जाता है। कौन कौन से? एक तो गर्त झिल्ली, पिट मेम्ब्रेन। गर्त झिल्ली किसे कहेंगे? यानी मध्य वाले भाग में तो मध्य पटलिका पाई जाएगी, मध्य पटलिका, और मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति पाई जाएगी, यानी इस ओर भी प्राथमिक भित्ति पाई जाएगी। बीच में तो मध्य पटलिका और दोनों ओर प्राथमिक भित्ति पाई जाएगी। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है गर्त झिल्ली की। एक होती है गर्त गुहा। इस गर्त गुहा वाले स्थान पर छिद्र पाया जाता है, यानी जो सेकेंडरी वाल होती है वो अनुपस्थित होती है, जिससे गड्ढे बन जाते हैं। तो एक तो होती है गर्त गुहा, एक होती है गर्त झिल्ली। गर्त झिल्ली का निर्माण एक साइड की प्राथमिक झिल्ली या प्राथमिक भित्ति और बीच में मध्य पटलिका और फिर दूसरी कोशिका की प्राथमिक भित्ति के आपस में मिलने से होता है। और फिर एक होती है गर्त गुहा। गर्त गुहा वाले स्थान पर लिग्निन भी अनुपस्थित होता है, साथ में द्वितीयक भित्ति भी अनुपस्थित होती है। अब ये जो गर्त होता है ये दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? एक तो सरल गर्त। सरल गर्त में क्या होता है? ये जो गर्त गुहा होती है, इस गर्त गुहा का व्यास पूरी लंबाई में यानी अंदर से बाहर की ओर समान होता है। तो सरल गर्त किसे कहेंगे? गर्त गुहा का व्यास अंदर से बाहर समान होता है। तो इस प्रकार के गर्त को सरल गर्त बोलते हैं। एक होता है परिवेशित गर्त। परिवेशित गर्त, इस परिवेशित गर्त में क्या होता है? गर्त गुहा का व्यास अंदर से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। अंदर की ओर यानी कोशिका के अंदर की तरफ कौन सी भित्ति पाई जा रही है? द्वितीयक भित्ति। और बाहर की ओर मध्य पटलिका। यानी इनके डायग्राम देखें तो ये तो गर्त झिल्ली हो गई, ये द्वितीयक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के ऊपर लिग्निन का जमाव हो गया। तो ये जो गर्त गुहा है, इस गर्त गुहा का व्यास संपूर्ण लंबाई में समान होता है। व्यास समान होगा। एक होता है परिवेशित गर्त, और इस परिवेशित गर्त का निर्माण किस प्रकार से होता है? ये सेल वाल हो गई, ये बीच में गर्त झिल्ली हो गई, ये द्वितीयक भित्ति हो गई, द्वितीयक भित्ति पर लिग्निन का जमाव हो गया। अब इसमें क्या होगा? ये जो गर्त गुहा होती है, इस गर्त गुहा का व्यास अंदर से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार से अंदर से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। ये अंदर वाला पार्ट हो गया, क्योंकि ये द्वितीयक भित्ति है, ये अंदर की ओर पाई जाती है। तो अंदर से बाहर की ओर गर्त गुहा का व्यास बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार के गर्त को बोलते हैं परिवेशित गर्त। और इसमें ये जो परिवेशित गर्त होता है, इन परिवेशित गर्तों में इस गर्त झिल्ली के ऊपर सुबेरिन का जमाव हो जाता है, जिसके कारण ये फूल कर मोटी हो जाती है, एक फूली हुई संरचना बनाती है। और इस फूली हुई संरचना को टोरस बोला जाता है। और ये जो टोरस होता है, ये टोरस इस गर्त से जब पदार्थों का परिवहन होता है तो उन पदार्थों के परिवहन का नियंत्रण इस टोरस के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बात हो गई लिग्निन के जमाव की। लिग्निन के जमाव के कारण ही गर्त का निर्माण होता है। गर्त दो प्रकार के होता है, एक तो सरल गर्त और एक परिवेशित गर्त। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्यूटीन के जमाव की। क्यूटीन के जमाव की क्रिया को
क्यूटिनाइजेशन कहते हैं, और क्यूटीन का जमाव पौधों के वायवीय भागों पर जैसे पत्ती और तने पर होता है। क्यूटीन का जमाव कहां पर होगा? क्यूटीन का जमाव वायवीय भागों पर। ये जो क्यूटीन होता है, ये क्यूटीन जल के प्रति अपारगामी होता है। जल के प्रति अपारगम्य, जल के प्रति अपारगम्य है। तो जिन भागों पर इस क्यूटीन का जमाव हो जाता है, उन भागों से जल इसको भेद कर गमन नहीं कर पाएगा। इसी कारण जितने भी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उन मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों पर और तने पर इस क्यूटीन का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। साथ ही ये जो क्यूटीन होता है, ये क्यूटीन मोम के साथ मिलकर, क्यूटीन प्लस मोम मिलकर एक एक्स्ट्रा लेयर का निर्माण कर देता है, जिसे क्यूटिकल बोला जाता है। क्यूटिकल, इसमें 50 से 90% तो क्यूटीन होता है और शेष मोम होता है। ये दोनों आपस में मिलकर एक एक्स्ट्रा परत बना रहे हैं और उस एक्स्ट्रा परत को बोलते हैं क्यूटिकल, जिसकी वजह से मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। अब नेक्स्ट बात करता है सुबेरीन के जमाव की। सुबेरीन का जमाव, ये जो सुबेरीन होता है, ये सुबेरीन भी वसीय अम्लों का बना होता है। जिन कोशिकाओं के ऊपर सुबेरीन का जमाव होता है, वे सारी कोशिकाएं जल तथा वायु दोनों के लिए अपारगम्य होती है। जल व वायु के प्रति अपारगमी, ना तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, ना वायु कोशिका के अंदर प्रवेश करेगी, जिसके कारण क्या होगा? कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, कोशिका मृत हो जाती है। और सुबेरीन का जमाव कौन सी कोशिकाओं के ऊपर होता है? एक तो कोर्क सेल्स के ऊपर और एक जड़ की एंडोडर्मिस के ऊपर। तो एक तो कोर्क सेल्स के ऊपर सुबेरीन का जमाव होता है और एक जड़ की एंडोडर्मिस के ऊपर सुबेरीन का जमाव होता है। और ये जो सुबेरीन होता है, ये जल और वायु दोनों के प्रति अपारगम्य होता है, जिसकी वजह से कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। और सुबेरीन का जमाव कोर्क सेल्स, साथ ही जड़ की एंडोडर्मिस कोशिका की कोशिका भित्तियों के ऊपर होता है। तो ये संपूर्ण कोशिका भित्ति की संरचना हो गई। अब एक पॉइंट रहा इसमें, कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति क्या क्या कार्य करती है? सबसे पहले देखें तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होती है। साथ ही ये मोटा और दृढ़ कठोर आवरण होती है। तो एक कार्य तो क्या हो गया? कोशिका को आकार व आकृति प्रदान करती है। इसके अलावा कोशिका की सुरक्षा का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। कोशिका की सुरक्षा। तो ये दो मुख्य कार्य होते हैं कोशिका भित्ति के। कौन कौन से? एक तो कोशिका को एक निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है, साथ ही कोशिका की सुरक्षा करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कोशिका भित्ति टॉपिक अपना पूरा हुआ। इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। साथ ही श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।